अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गाइस, अक्सर ऐसा होता है कि मैं कराची शहर के बारे में, ख़ास तौर पे हाईवे या उससे मुताल्लिक़ा सोसाइटीज़ के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ आपकी नज़र किया करता हूँ। आज की ये जो कहानी है ये कुछ ऐसी ही और हाईवे से मुत्तसिल गुलशन मेमार या स्कीम 33 की कहानी है। और ये कहानी हमारी एक सब्सक्राइबर है मिस फातिमा, उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। ये बताती हैं कि 2003-2004 में जब हम गुलशन मेमार में न्यूली शिफ्ट हुए थे तो हमारा जो इलाका था, बेसिकली जो ये सोसाइटी थी, ये एक बाउंड्री वॉल सोसाइटी थी। अब अगर आप 22 साल पुरानी बात करें तो इतने ज़्यादा घर मौजूद नहीं थे। मतलब ये कि प्लॉटिंग तो हुई हुई थी लेकिन कुछ बन चुके थे जबकि कुछ प्लॉट्स खाली थे। और अगर आप बाउंड्री से बाहर के हिस्से की तरफ जाएं तो वहाँ पे झाड़ियाँ या जंगलात नुमा हिस्सा मौजूद हुआ करता था। आज के दौर में भी अगर आप स्पेसिफिकली इनके एरिया की या उस लोकेशन की बात करें तो मगरिब होने के बाद मुकम्मल तौर पे सन्नाटा हो जाया करता है। अगर आप उस दौर की बात करें तो उस दौर में ये बताती है कि जैसे ही शाम होती या आप कह सकते हैं कि 3 से 4 बजे का टाइम हो जाया करता तो आहिस्ता आहिस्ता करके रोडों पे सन्नाटा होना शुरू हो जाता। हमारा ये जो घर था, जिसे आप बंगला भी कह सकते हैं, ये ग्राउंड+1 के ऊपर मुश्तमिल था। हमारी फैमिली में इतने अफराद मौजूद नहीं थे लेकिन सच्ची बात यह है कि हमारे फादर को ये कुछ कम पैसों में मिल चुका था। लिहाजा उन्होंने फ्यूचर के हिसाब से इसको अच्छी तरह तामीर करके अपने लिए, हमारे लिए आसानी कर रखी थी। ख़ास तौर पे जब मेरे पेपर्स शुरू होने वाले होते तो मैं अक्सर ऐसा करती कि ये जो ऊपर वाला फ्लोर था जहाँ पे 2 कमरे मौजूद थे, मैं यहाँ पे आ जाती, किसी भी एक कमरे में बैठ के देर रात तक पढ़ा करती। तो वैसी ही एक रात थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि शायद नवंबर के आखिर का टाइम चल रहा था। मेरा सेमेस्टर शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी था या कुछ दिन बाकी थे और मैं छत के ऊपर उस कमरे के अंदर बैठ के तैयारी कर रही थी। अब ये जो एरिया था, एक तो वैसे भी मुकम्मल तौर पे सुनसान एरिया था। अब ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसी जगह पे, किसी जंगल नुमा एरिया में या किसी सुनसान जगह पे रहा करते हैं तो जो भी आवाज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गूंजा करती हैं। हमारा ये जो घर था, अक्सर ऐसा होता कि यहाँ पे रात के औकात में गीदड़ों की या इस तरह के जंगली जानवरों की आवाज़ें हम अपने कानों से सुना करते थे। कहीं दूर शादी हो रही होती या कहीं गाने चल रहे होते या कहीं कोई चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा होता तो दूर की आवाज़ें भी हमें वाज़े तौर पे सुनाई दिया करती थीं। तो वैसे ही मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते मुझे कभी ऐसा लगता जैसे किसी के गाना गाने की आवाज़ आ रही है, कभी ऐसा लगता जैसे कोई फंक्शन है जिसको बाकायदा सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात यहाँ तक तो ठीक थी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये जो गाना गाने की आवाज़ थी ये मुकम्मल तौर पे वाज़ेह होती चली जा रही थी। और अब ऐसा लग रहा था कि हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ जो भी गाना गा रहा है वो मेरे कमरे के या हमारे इस घर के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है। ये जो आवाज़ थी ये एक औरत की आवाज़ थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत बाहर की तरफ या घर के बाहर बैठ के गाना गुनगुना रही है। बात सच भी थी कि ये जो आवाज़ थी ये इतनी अट्रैक्टिव थी कि मैं ना चाहने के बावजूद इस आवाज़ के ऊपर या इन गानों के बोल के ऊपर गौर कर रही थी। अब जब मैंने इन अल्फाजों के ऊपर या इस शायरी के ऊपर गौर करना शुरू किया तो लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंदी गाना है जो कि बहुत पुराना गाना है, जिसके अंदर ये जो शायरी है ये किसी औरत की तरफ से अदा की जा रही है। मुसलसल एक ख़ास जुमले को या इस गाने के एक ख़ास शेर को बार बार दोहराया जाता, जैसे कि इस शेर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता हो।
अच्छा, बात ये थी कि हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ-साथ मुझे ऐसा लग रहा था, ये जो भी आवाज़ें अब मेरे कमरे के एग्ज़ैक्टली बाहर से आ रही हैं। जो भी लड़की ये गाना गा रही है, या तो ये मेरे कमरे के या हमारे बंगले के एग्ज़ैक्टली बाहर की तरफ मौजूद है। अब हमारा जो घर था, अगर आप इसकी छत के ऊपर आ जाएँ, तो छत से जो सामने का हिस्सा है या जो खाली एरिया है, ये नुमाया तौर पे दिखाई दिया करता था। एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि हमारी सोसाइटी में कोई इतनी बहादुर, इतनी बेबाक लड़की भी मौजूद है, जो कि इतनी बेबाकी के साथ इतनी रात में गाना गा रही है। खैर, मैंने अपने कमरे से आहिस्ता-आहिस्ता करके जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलना शुरू किया और कमरे से सहन की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो अब मुझे लग रहा था जहाँ पे हमारा कमरा मौजूद है, इस कमरे के एग्जैक्टली ऊपर की तरफ से ये गाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। यानी जो भी गाना गा रहा था वो या तो मेरे कमरे के ऊपर कमरे में मौजूद था, या ऊपर का जो हिस्सा था जहाँ पे एक वाटर टैंक या पानी की टंकी मौजूद थी, वहाँ पे खड़ा हुआ गाना गुनगुना रहा था। अब सामने की तरफ से आवाज़ आना या बाहर की तरफ से आवाज़ आना, ये एक डिफरेंट बात थी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप जहाँ पे मौजूद हैं उसके बिल्कुल ऊपर कोई मौजूद है कि जो कि मुसलसल गाना गा रहा है, तो आपको ना चाहते भी बहुत सारी फिक्रें लाहक हो जाया करती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उन अल्फाजों पे, उन बोल पे गौर करना शुरू किया, और जब मैंने नीचे से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल ऊपर, यानी मेरे सर से 2 फीट की ऊंचाई पे कोई दुपट्टा लटका हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस दुपट्टे के ज़रिए जब मैंने उस वजूद को तलाश करना चाहा, तो मैंने देखा कि जो मेरे कमरे के ऊपर पानी की टंकी मौजूद है, उस टंकी के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और गालिबन कोई औरत या कोई लड़की है जो कि बैठ के वहाँ पे गाना गा रही है। हैरानकुन बात ये थी कि उसका जो वजूद था, यानी उसका जो जिस्म था, मुझे ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पे दिखाई दे रहा था। हाँ, उसका चेहरा अब तक मुझे मुकम्मल तौर पे दिखाई नहीं दिया था। मैंने जब ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर की तरफ उसके ऊपर गौर करना शुरू किया, तो सबसे पहले मेरी नज़र उस औरत के पैरों के ऊपर पड़ी। अब बात ये थी कि ये एक औरत थी, लेकिन इसके जो पैर थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी चौपाए के, किसी परिंदे के या फिर किसी जानवर के पैर हैं, जिनको शायद किसी औरत के ऊपर या औरत के पाँव में लगा दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता करके जब मैंने उसके चेहरे को 2 से 3 बार देखा, तो अब उस लड़की ने या उस औरत ने बाकायदा मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। बड़ा ही खौफनाक सा, काला सा उसका चेहरा था, और ऐसा लग रहा था इस अंधेरे में भी उसकी आंखें लाल शोलों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। वो कुछ अजीब तरीके से लटके हुए अंदाज में पानी की टंकी पे बैठी हुई थी, जैसे कि उसका वजूद आधा पानी की टंकी के ऊपर मौजूद हो और बाकी आधा वजूद इस कदर लंबा है कि वो लटकता हुआ मेरे सर से बस 2 या 3 फीट के फासले पे मौजूद था। वो बड़ी बेबाकी के साथ एक इंडियन गाना गुनगुनाए जा रही थी और एक शेर को बार बार रिपीट कर रही थी। खैर, मुझे अंदाज़ा तो हो चुका था कि ये जो भी मखलूक है, कम से कम इंसान नहीं है। ना ही कोई औरत इस कदर लंबी हो सकती है, और ना ही वो इस कदर ऊंचाई से नीचे की तरफ लटक सकती है, ना ही किसी औरत के पैर इस तरह से बदनुमा, या फिर आप कह सकते हैं कि उल्टे दिखाई दिया करते हैं। एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट थी जो उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी, और एक अजीब सा खौफ था जो मेरे ऊपर मुसलसल तारी था। खैर, मैं जल्दी से पीछे हटी, वापस कमरे के अंदर आई, और मैंने कमरे के दरवाजे को जल्दी से लॉक कर दिया। अब जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी, मैं मुसलसल उनकी तिलावत कर रही थी, क्योंकि मज़ीद उस औरत का मेरे सामने आना या मेरे एकदम सामने आके मेरी जान लेना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा ख्याल है कि मैं आधे घंटे तक मुसलसल इस सर्दी में पसीने में शराबोर अपने कमरे के दरवाजे से लग के बैठी रही।
फिर जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो भी वजूद था इसकी आवाज़ आना न सिर्फ बंद हो चुकी है बल्कि शायद अब ये यहाँ से जा चुकी थी। उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला और मैं सीधी नीचे की तरफ आ गई। वाकई में जब मैं नीचे आई तो नीचे पहुंचते पहुंचते मुझे शदीद सर्दी का एहसास हुआ और मेरा ख्याल है कि इस वाक़े के बाद मैं तकरीबन 9 या 10 दिन तक शदीद बीमार रही। लेकिन हाँ, मैंने इस वाक़े के बाद से छत के ऊपर अकेले जाना या फिर लेट नाइट तक अकेले उस कमरे में जाके पढ़ना न सिर्फ तर्क कर दिया था बल्कि मैं दिन के औकात में भी छत पे जाने से कतराने लगी थी। अच्छा गाइस, इससे पहले हम अगली स्टोरी की तरफ बढ़ें, अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। यह कहानी हमें अफान साहब ने कटी पहाड़ी कराची से शेयर की है और ये बताते हैं कहानी ये किस्सा 2014 में इनके फादर के साथ पेश आया था। उस दौर में इनके फादर जमजमा पे एक गार्डन मौजूद है जिसके करीब एक बहुत बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो उस कॉम्प्लेक्स के पास जॉब किया करते थे। बेसिकली इनकी जो जॉब थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी और रात के औकात में इनको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती थी। खैर, वैसे ही एक रात थी और इनके फादर बताते हैं कि शदीद सर्दी हो रही थी। रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे का टाइम था। मैंने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि कुछ देर वॉक कर लेता हूँ। ज़ाहिर सी बात है, मैं सिक्योरिटी गार्ड था तो मुझे वॉक उसी एरिया में करनी थी जहाँ पे मेरी ड्यूटी असाइन थी। अब जहाँ पे मेरी ड्यूटी असाइन थी इसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा गार्डन नुमा एरिया मौजूद था। ये आप कह सकते हैं छोटा सा एक जॉगर्स पार्क मौजूद था। ये जो जॉगर्स पार्क था इसकी जो टाइमिंग थी वो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक थी। इसके चारों तरफ लोहे की ग्रिल मौजूद थी और बाकायदा अगर आपको अंदर जाना हो या आना हो तो एक लोहे का गेट था, उसको इस्तेमाल करना होता था। जब ये पार्क बंद हो जाया करता था तो बंद हो जाने के बाद यहाँ पे ताला लगा दिया जाता था। खैर, जैसे ही मैं वॉक करते करते एग्जैक्टली इस गार्डन के सामने आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर की तरफ से कोई बातें कर रहा है और किसी के बातें करने की बाहर की तरफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बज़ाहिर ये जो बातें थी ये कुछ अजीब सी ज़बान में थी और ये जो भी ज़बान थी ये ज़बान इससे पहले मैंने नहीं सुनी थी। खैर, मैंने जब उन आवाज़ों की तरफ गौर करना शुरू किया और मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि आखिर कौन मौजूद है। तो जब मैंने अंदर की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे पार्क के बिल्कुल वसत में 4 या 5 लंबे लंबे से आदमी मौजूद हैं जिन्होंने शायद सफ़ेद कलर का अरबी जुब्बा पहन रखा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात पे ये सारे के सारे डिस्कशन कर रहे हैं और शायद कोई मामलात हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। काफ़ी देर तक मैं इन तमाम आदमियों को न सिर्फ ऑब्जर्व करता रहा बल्कि इसी दौरानिए में मैंने देखा कि इनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और ना सिर्फ वो आदमी आगे बढ़ा, जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने आगे बढ़ने के बाद ऐसा शो किया जैसे वो इमामत करने वाला है। इस आदमी के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ और उसने तकबीर कहना शुरू की। देखते ही देखते इन 5-6 लोगों ने एकदम से जमात शुरू की। ऐसा लग रहा था जैसे ये सारे के सारे लोग इशा की जमात करवा रहे हैं। ये जो भी मंजर था इसको बखूबी मैं देख रहा था, लेकिन मुझे हैरानी ये थी ये जितने भी लोग थे इनके जो कद थे वो तकरीबन 8-8.5 फीट के दरमियान थे और आमतौर पे इंसानों के कद इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते। खैर, मैं कुछ देर तक इनको देखता रहा। देखने के बाद मैंने जब दोबारा से एग्जैक्टली वहाँ पे देखा, यहाँ पे मुझे ड्यूटी देनी होती थी क्योंकि मुझे वहाँ का भी ध्यान रखना था कि कहीं गलती से कोई चोर डकैत यहाँ पे ना आ जाएं। अब जब मैंने वहाँ पे देखा और उधर देखने के बाद यानी मुश्किल से 10 सेकंड के बाद जब मैंने इन तमाम लोगों को दोबारा देखना चाहा जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जमात करवा रहे थे, तो आप यकीन करें कि इन 10-15 सेकंड के अंदर अंदर मंजर मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका था। अब यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था और न ही किसी के मौजूद होने का एहसास हो रहा था। हाँ, एक अजीब सी खुशबू थी जैसे किसी ने इत्र लगा रखा हो और इस इत्र की खुशबू पूरे पार्क में इवन के बाहर की तरफ भी महसूस की जा सकती थी।
अल्लाह जाने ये जो भी लोग थे, जो कि 5-6 लोग थे, देखते ही देखते कहाँ चले गए थे। अगर इस पार्क के अंदर दाखिल होना होता, यहाँ से अंदर जाना और बाहर आना होता, तो इसका एक ही रास्ता था, जो कि दरवाजे का रास्ता था, और उस दरवाजे पे अभी तक ताला लगा हुआ था। ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, ये सारे के सारे सवालात मेरे जहन में मौजूद थे, और मैं हैरान था कि देखते ही देखते ये तमाम लोग बिला आखिर कहाँ चले गए हैं। आप यकीन करें, ये जो बाकी रात थी, ये रात गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था, वैसे वैसे मुझे बुखार का एहसास हो रहा था, और मुझे लग रहा था जैसे मुझे बुखार चढ़ चुका है। खैर, जैसे तैसे करके, अल्लाह अल्लाह करके जब मैंने ये रात गुजारी और अगले दिन मेरे एक दूसरे गार्ड से मुलाकात हुई, मैंने उसको जो भी वाकया मेरे साथ पेश आया था वो सारा का सारा बयान किया। तो ये सुनने के बाद वो जो भी गार्ड था वो कहने लगा कि इस पार्क के अंदर बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ अक्सर हुआ करती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसी तरह के पाक जन्नात को इस पार्क के अंदर न सिर्फ अपनी आंखों से विटनेस किया है, बल्कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अक्सर यहाँ पे कुरान खानी या मिलाद की आवाज़ें आया करती हैं। आपका मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है, लेकिन हाँ, जिस दौर में ये वाकया मेरे साथ पेश आया था, उसके काफ़ी अरसे तक मैं जहनी तौर पे डिस्टर्ब रहा था। जब भी मैं ड्यूटी देने के लिए वहाँ पे जाया करता था, तो मेरी कोशिश होती थी कि इस पार्क वाले हिस्से में जाने से परहेज़ करूँ।